नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में आज कारक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए, चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाते जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसकी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। लेखपाल के लिए हम लोग पूरी कंप्लीट हिंदी पढ़ेंगे, तो हम लोग कम से कम 40% जो है हिंदी पढ़ चुके हैं। अब 60% जो है हिंदी हम लोग कंप्लीट करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए, ठीक है। बहुत लंबी क्लास नहीं रहेगी, क्योंकि अच्छा एक बात और है कि मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ। ये मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है। ये लग रहा होगा आपको लाइव, लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो है। क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि नेट जो है ना, वो उसकी जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हुआ करती है। तो लाइव में क्या है कि लाइव में चलो ठीक है, वो एक सेट है, वो प्रैक्टिस सेट है, कोई बात नहीं है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। लेकिन ये जो वीडियो हैं ये हमेशा के लिए हो जाएंगी, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कोई कमी हो, इसलिए मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए यही वजह है खाली। दोस्तों, कारक किसे कहते हैं? कारक, तो देखो ऐसा होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कार्य करने वाला। अब कहेंगे सर शाब्दिक अर्थ कार्य करने वाला, वो तो कर्ता होता है, तो कर्ता ही कारक का भेद होता है, ठीक है। तो ये कारक क्या होता है? कारक क्या होता है? एक कारक जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। जैसे जो वाक्य लिखा है, जैसे सार्थक वाक्य लिखना है आपको, जैसे मैं वाक्य लिखता हूँ कि अरे राम छत गिरा। अब ये एक वाक्य है, लेकिन क्या ये वाक्य सार्थक लग रहा है आपको? नहीं। तो कारक क्या है? कारक जो है वाक्य में एक जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर राम छत से गिरा, तो ये से लगा दिया, तो आपका एक सार्थक वाक्य बन गया, ठीक है। तो सार्थक वाक्य को बनाने के लिए मतलब जोड़ने का काम दोस्तों कारक का होता है। कारक किसका काम करता है? जोड़ने का काम करता है, वाक्यों को जोड़ने का काम। सीधी सीधी भाषा ये है कि वाक्यों को जोड़ने का काम करता है कारक, ठीक है। इसकी परिभाषा आप देख सकते हैं। देखिए, संज्ञा व सर्वनाम ही कारक होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी शब्द विशेषता क्रिया से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं। ये परिभाषा आप याद रखेंगे तो आपका अच्छा काम हो सकता है। संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी शब्द विशेषता क्रिया से ज्ञात हो उसे कारक कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो कारक आप समझ गए होंगे, मतलब वाक्य को सार्थक रूप देने के लिए कारक का इस्तेमाल किया जाता है। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे कि ऐसे मुझे डंडे पीटा गया, ठीक है। अब भाई देखो, ये सार्थक लग नहीं रहा है, तो वाक्य को जोड़ने का काम कौन करेगा? कारक करेगा। तो कहाँ लगा दूंगे? यहाँ पे लगा दो से। अब मुझे देखिए रैंडम में जल्दी कोई एग्जांपल याद नहीं आ रहा, तो मैं से को ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कारक के भेद कितने होते हैं। देखिए, कारक के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 8। कारक के प्रकार हमेशा 8 लगाए जाते हैं हिंदी में, हालांकि मूल भाषा में पहले हम लोग 6 मानते थे, ठीक है। कारक के कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, एक तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, ठीक है। तो ये जो है कारक के प्रकार माने जाते हैं 8, ठीक है। देखिए, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं घुमा फिरा के मतलब। अच्छा, एक बात मैंने देखा यार, लाइव क्लास में 10 मिनट की क्लास होती है, उसमें कम से कम मतलब दोगुना समय लगता है। अब बताओ, हिंदी का ग्रामीण परिवेश के 25 क्वेश्चन होते हैं, इसमें लग रहा है मुझे 25 मिनट ही लगते हैं लाइव सेशन में, क्योंकि सबके कमेंट पढ़ो, रिप्लाई करो। और यूपीजीके का जो टेस्ट लेता हूँ दोपहर 12 बजे, उसमें 15 क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें 15 मिनट लगता है। मतलब हर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट जा रहा है। जबकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं रिकॉर्ड करूँ वीडियो तो 8-10 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बनेगा। लेकिन लाइव में क्या होता है कि आप लोग रिप्लाई करते हो, तो उसका मतलब जो आप कमेंट करते हो उसका रिप्लाई भी करना होता है। तो ऐसे ही समझ लो, अगर ये भी लाइव क्लास हो तो ये भी कम से कम 1 घंटे तक क्लास होगी, लेकिन आपको 15 मिनट 20 मिनट में पूरी क्लास मिल जाती है। तो कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये क्या है? कारक के प्रकार हैं। क्या प्रकार है कारक के? अगर आपसे प्रकार पूछे तो आप हमेशा 8 लगाएंगे। अच्छा, मूल रूप से कारक के 6 भेद माने जाते हैं, जिसमें संबंध बोधक, संबंध कारक और संबोधन कारक। इनको कारक का भेद नहीं माना जाता है, ये अब माना जाता है, हिंदी में माना जाता है, ठीक है। हालांकि ये देखिए बिल्कुल अलग चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब खाली बता रहा हूँ एक नॉलेज के तौर पर। बाकी इससे आपसे क्वेश्चन का मतलब नहीं है। आपसे जब भी क्वेश्चन बने कि हिंदी में कारक कितने होते हैं, तो आपको 8 ही लगाने हैं, ठीक है। तो मूल रूप से 6 माने जाते हैं। अच्छा, विभक्ति क्या होती है? विभक्ति देखिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय लगा होता है, जो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विभक्ति, उसे कहते हैं विभक्ति, ठीक है। जो विभक्ति क्या होती है? अच्छा, विभक्ति के और नाम क्या होते हैं? जैसे प्रसंग होता है, और कारक चिन्ह बोलते हैं, और विभक्ति चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। विभक्ति क्या होती है? परसर्ग बोलते हैं उसको,
और कारक चिन्ह, अरे टी शर्ट नहीं बदली मैंने आज यार, मैंने कल भी यही टी शर्ट पहनी थी। अरे टी शर्ट में निकाल के रखा था मैंने, लेकिन इसी को पहन के सो जाता हूँ, इसी के पहन के वीडियो बना, सारे काम इसी के टी शर्ट पे ही हो जाते हैं सारे काम, सोना नहाना धोना सब इसी से होता है। निकाल के रखा था मैंने, लेकिन वो साइड में टंगी ही है। चलिए, कारक सूचित करने के लिए संज्ञा व सर्वनाम के साथ जो प्रत्यय जोड़ते हैं उसे कहते हैं विभक्ति। इसको परसर्ग भी बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं इसको कारक चिन्ह भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हो ने, तो ने क्या है, एक विभक्ति है किसकी, कर्ता की, ठीक है। जैसे लिखा हो को, तो ये को क्या है, एक विभक्ति है किसकी, कर्म की। समझ रहे कि नहीं, मतलब विभक्ति पता हो गया कि नहीं पता हो गया। देखिए कारक, अब कारक के प्रकार और उसकी विभक्तियां देखने क्या क्या होता है। जैसे देखो कर्ता की विभक्ति क्या होती है, ने। क्वेश्चन आपसे ये सीधे सीधे पूछ लेता है कि कर्ता की विभक्ति क्या होती है, या जो ने विभक्ति है वो किस कारक की होती है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि बहुत छोटे क्वेश्चन पूछता है और वो गलत हो जाते हैं कन्फ्यूजन में। तो हर चीज़ आपको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, चिंतन से पढ़ना पड़ता है हिंदी में भी। हालांकि सारे सब्जेक्ट की बात ये होती है। कर्म की विभक्ति होती है को, ऐसे इसको ले में बोलते हैं कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, और अपादान से। देखिए यहाँ पर भी से, ऐसा ये एक शर्त होती है इसमें कि विभक्ति हमेशा, देखिए विभक्ति दो नहीं हो सकती, दो होती है तो उनका अर्थ दोस्तों अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कर्ण है, कर्ण कारक है, तो देखिए से विभक्ति लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर अपादान है तो यहाँ पर भी से लगी है, लेकिन ये अलग। यदि दो संज्ञा व सर्वनाम के बीच तुलना कर दी जाए, यानी उत्तमावस्था होती है, उत्तमावस्था भी वहाँ पर क्या होती है, वहाँ पर भी अपादान कारक होती है। हालांकि कुछ जो हैं, कुछ आपके नोट में बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट हैं, जिससे मतलब समझ में नहीं आता कि कौन से कारक है, तो मैंने लास्ट में लिख रखा है, उसको मैं बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताने से फ़ायदा नहीं है, अभी लास्ट में चलेंगे हम लोग, वहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो कर्ण जो है, कर्ण से, कर्ण क्या है, से, कर्ण क्या है, से, जैसे के द्वारा, माध्यम, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। संबंध, संबंध देखिए का, की, के, रा, री, ने, ना, नी, ने, ये 9 जो है संबंध कारक जो हैं विभक्तियाँ होती हैं, 9 जो है संबंध कारक विभक्तियाँ होती हैं। तो देखिए एक बार बता दूंगा आपको, ये देखिए के, का, की, ये जो है ना, ये खाली विभक्ति जो होती है वो संज्ञा के साथ इस्तेमाल की जाती है संबंध कारक में। बाकी की जो 6 विभक्तियाँ होती हैं ये संज्ञा के साथ नहीं की जाती हैं। मान लीजिए कि संज्ञा के साथ आपने ने लगा दिया तो वो किस में आ जाएगा, कर्ता में आ जाएगा। जैसे कि राम ने खाया, तो कर्ता कारक हो गया, ठीक है। जैसे राम की सीता, तो ये संबंधवाचक में आ गया। तो देखिए संज्ञा के साथ जो है ने का अगर प्रयोग करेंगे तो वो कर्ता में आ जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए क्या है कि इसे, अब यहाँ पर आप कहेंगे सर ये ने क्यों लिखा है, अरे भाई उसने, ठीक है, उसका, उसकी, इस टाइप से, ठीक है। देखिए जैसे लिखा हो राम का, ये एक देखिए राम का ये एक संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, और राम ने ये संबंध नहीं दर्शा रहा है, लेकिन उसने जो है, उसने अगर लिख दिया जाए तो ये संबंध दर्शा रहा है, उसने, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, कर्ता। अच्छा, अधिकरण देखिए क्या है, में और में पर ऊपर आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। परेशान मत होइए, अभी हम लोग सेंटेंस करेंगे, जो उदाहरण देखेंगे, अभी तो ये मैं बता रहा हूँ, खाली उदाहरण करेंगे तो वहाँ पर और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बहुत लोग क्या समझते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन वही लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी गलती कर देते हैं। तो प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक इसलिए मैंने वाक्य को भी लिख रखा है, तो आप लोग वाक्य भी पढ़ेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। संबोधन देखिए, हैं, अरे, ओ, ठीक है, और रे, ये संबोधन हो गया। अच्छा, अब ये देखिए, ये विभक्ति जो दोस्तों जो हैं, ये विभक्ति आपको याद करनी है। ये विभक्ति दोस्तों आपको याद ही करनी पड़ती है, क्योंकि इनसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि संप्रदान की विभक्ति क्या है, अपादान की विभक्ति क्या है, ये क्वेश्चन पूछता है आपसे। चलिए अब देखते हैं कर्ता। तो देखिए वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। अब ने देखिए कभी कभी होता है, कभी कभी ने नहीं भी होता है, ये भी समझ लिए। वाक्य में क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं, और इसकी जो साथ में विभक्ति होती है या परसर्ग या विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है ने होता है। तो देखिए ने से वाक्य बनेगा तो भूतकाल में बनेगा, ये भी बात समझ लीजिए। जैसे लिखा है राजू ने खाना खाया, तो राजू ने खाना खाया यानी ये क्या है, ये कर्ता कारक है। राजू ने खाना खाया कर्ता कारक है। लेकिन मान लीजिए यही वाक्य लिखा हो रेखा खेल रही है,
अब बताओ इसमें क्या, अब तो कहेंगे कि सर इसमें तो ने लगा ही नहीं है। तो देखिए होता क्या है, कभी कभी ने होता है, कभी कभी ने विभक्ति होती है, कभी कभी विभक्ति नहीं भी होती है। तो आप ऐसे बनाए कि रेखा खेल रही है तो इसका आप भूतकाल में कर दीजिए। तो रेखा ने खेला, रेखा ने खेला, ठीक है। ऐसे रेखा गीत गा रही तो रेखा ने गीत गाया, रेखा ने गीत गाया। ऐसे भी वाक्य मिलेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप इसका भूतकाल कर दीजिएगा, ठीक है, भूतकाल में कर देंगे, अभी प्रेजेंट में है ना ये, भूतकाल कर देंगे तो रेखा ने गीत गाया, रेखा ने खेला, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कर्ता कारक। आपसे सेंटेंस पूछेगा, लिखे नीचे इसे ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, सेंटेंस लिखा है। आपसे नीचे ऑप्शन में होगा कि ये निम्नलिखित में से कौन सा कारक है, कर्ता कारक, कर्ण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ये ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है ना। ये मतलब कुछ लोग नहीं समझते हैं कि कैसे ऑप्शन आते हैं, तो उनको बताना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कभी कभी विभक्ति नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पर विभक्ति नहीं है, विभक्ति मतलब ये जो न है ना, यही विभक्ति, इसको विभक्ति बोलेंगे। तो कभी कभी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, ध्यान रखेंगे चीज़ को। अब देखते हैं कर्म कारक। देखिए कर्म क्या है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल गिरता है कर्म कारक होता है। इसमें जो को होती है, इसमें विभक्ति को होती है, इसमें क्या को, यानी को विभक्ति लगा देंगे तो वो किसमें आ जाएगी, कर्म हो जाएगी, कर्ता ने कर्म को। तो ये कर्म की जो विभक्ति होती है वो को होती है। क्या होती है दोस्तों, को होती है। देखो जैसे श्याम ने राजू को मारा, तो श्याम ने राजू को मारा। अब ये पूछ ले ये क्या है, तो ये क्या है, ये कर्म हो गया, ठीक है, कर्म हो गया। ये वही कर्ता और कर्म वही हैं, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। कर्ता कर्म आप जो मैंने बताया था आपको, कर्ता कर्म अकर्मक सकर्मक में वही वाली बात है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो करण अधिकरण ये चीज़ अलग है, बाकी कर्ता और कर्म यही चीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए सजीव के साथ को का इस्तेमाल करते हैं पर निर्जीव के साथ को का इस्तेमाल नहीं करते, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ पर को लगा ही नहीं है, को तो लगा ही नहीं है, तो आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आप ये कर देंगे, अगर अंडरलाइन करके ये पूछा जाए ऐसे, तो ये पूछा जाएगा कि ये कौन सा कारक है, आप अंडरलाइन को भी ध्यान रखेंगे। तो जैसे कि आपने लिखा श्याम ने पुस्तक पढ़ी, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, तो श्याम के अगर नीचे अगर अंडरलाइन है तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन अगर पुस्तक के नीचे अंडरलाइन है तो आप फिर वाक्य बदलेंगे। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखेंगे कि जो निर्जीव चीज़ होती है उसके आगे को नहीं लगता है, को विभक्ति नहीं लगती है, सजीव के आगे लगती है। अगर आप पुस्तक को कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बोल दीजिए, लेकिन ये अशुद्ध होता है, ठीक है। तो श्याम पुस्तक को पढ़ रहा है, तो यहाँ पर पुस्तक को पढ़ रहा है, तो आप लगा के देख लीजिए कि पुस्तक को पढ़ रहा है, तो ये कर्म हो जाता है और ये कर्ता हो गया, ठीक है, ये कर्ता हो गया और ये क्रिया हो गई, कर्ता प्लस कर्म और प्लस क्रिया, ठीक है। तो ये कर्म जो हो गया, ठीक है, कर्म के आगे सजीव होगा तो को लगेगा, नहीं होगा तो को नहीं लगेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी इसमें विभक्ति होती है, कभी कभी विभक्ति नहीं भी होती है। अंडरलाइन पर ध्यान रखेंगे आप लोग। श्याम यहाँ पर कर्ता कारक है और पुस्तक यहाँ पर कर्म कारक है, और कर्म कारक के आगे को नहीं लगा है। तो राम ने पुस्तक को पढ़ा, राम ने पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। श्याम पुस्तक को पढ़ रहा था, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। अगला देखिए करण कारक, जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है करण कारक कहलाता है, करण कारक कहलाता है। क्या कहलाता है, करण कारक। जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है करण कारक कहलाता है। इसमें विभक्ति क्या होती है, से होती है, से होती है, ठीक है। देखो जैसे राजू ने श्याम को डंडे से मारा, तो डंडे से ये कहाँ, ये क्या है, ये एक करण कारक है। क्या है, करण कारक है। जैसे अब देखिए कि कभी कभी विभक्ति होती है, कभी कभी विभक्ति नहीं होती है। ये आपको देखिए, अब ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इस पर मैं जोर दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि भाई इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे ना आँखों से देखा, ना आँखों से, न कानों से सुना, ये आप खुद समझेंगे, ना आँखों से देखा, न कानों से सुना, ऐसा है। यहाँ पर ये देखो से हटाई दो, ये नहीं लगाना चाहिए था, ये लग गया धोखे से। ना आँखों देखा, ना कानों सुना, ऐसे होता है। तो यहाँ पर आप अंडरस्टूड में क्या लगा देंगे, से लगा देंगे, तो यहाँ पर करण कारक हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ना आँखों से देख, आप आँखों से देखा जाता है ना, आँखों से, आँखों को देखना नहीं। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आँखों से देख रहे हैं, अगर आप किसी को सुन रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं ना, कान से। तो ऐसे वाक्य अगर आते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे लिखा हो ना आँखों देखा, ना कानों सुना, पूछ ले कौन सा कारक है, तो पूछ ले कौन सा कारक है, तो भैया आप समझ ही नहीं पाएंगे, इसमें कोई विभक्ति लगी ही नहीं है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो विभक्ति छुपी हुई, से छुपी हुई है। आँखों से देखा जाता है, कानों से सुना जाता है, तो से आ जाएगा तो वहाँ पर करण हो जाएगा, ठीक है, करण कारक हो जाएगा। कभी कभी इसकी विभक्ति छुपी हुई होती है जहाँ पे लिखा हुआ है, खतरनाक बात। अगर देखिए संप्रदान, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है, जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति के लिए होती है, के लिए, के वास्ते, ठीक है। तो इसकी विभक्ति क्या होती है, के होती है। जिसके लिए कोई क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक होता है, ठीक है। देखो जैसे
सुरेश के लिए एक पुस्तक लाओ। राजू सुरेश के लिए एक पुस्तक लाया, सुरेश के लिए एक पुस्तक लाया, ये अंडरलाइन है। तो ये क्या है, ये संप्रदान कारक है, के लिए पुस्तक लाया, के लिए क्या पुस्तक। तो जिसके लिए या वास्ते, तो इस किस में आता है, संप्रदान आता है। तो राजू सुरेश के लिए एक पुस्तक लाया है। अब देखिए कहाँ पर ये देखो, बच्चे को गेंद लाओ, बच्चे को गेंद लाओ। अब यहाँ पर ये वाक्य थोड़ा अटपटा लग रहा है, ये कर्म कारक लग रहा है, लेकिन दोस्तों ये करता है ना, ये करता है, ये कर्म नहीं है। तो बच्चे के लिए गेंद लाओ, तो यहाँ पर एक अर्थ इसका क्या निकल के आ रहा है, बच्चे के लिए गेंद लाओ। ये देखिए ऐसे ही वाक्य जो है नालंदा बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला देखते हैं अपादान कारक। अपादान मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से अलग होना होता है, वहाँ पर अपादान कारक होता है। जैसे जिस संज्ञा व सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो, वहाँ पर अपादान कारक होता है। ये सरल होता है, ठीक है। इसकी भी व्यक्ति जो होती है उससे होती है, पर इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है, वो अलग होता है। जो उसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो इसकी विभक्ति से होती है, पर इसका अर्थ क्या होता है, अलग होता है। देखिए जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब क्या होता है कि कोई जो चीज़ होती है वो पहले वाली चीज़ से अलग हो रही होती है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो उससे अलग हो गया, सवार घोड़े से गिरा तो वो अलग हो गया। अलग होने के भाव में, अब वहाँ पर से ही तो लगाओगे, तो ये अलग होने के भाव आपको ध्यान रखना कि अलग होने का भाव है कि नहीं है। देखिए कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, लेकिन कन्फ्यूज आपको पेपर में नहीं होना है। पेड़ से पत्ता गिरा तो यहाँ पर क्या है, ये अलग हो रहा है पेड़ से पत्ता। घोड़े से सवार अगर गिरा है तो घोड़ा बिल्कुल, घोड़े से सवार नीचे गिर गया है, घोड़े से कोई मतलब नहीं है, तो गिर गया मतलब अलग होने के भाव में होता है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है, ठीक है। अभी कुछ अपवाद, मतलब कुछ अपवाद नहीं कह सकते, अभी कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोट्स बना के पीछे लिख रखा है, अभी आगे चल के देख लेंगे उसको, ठीक है। संबंध कारक देखो संज्ञा व सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध का बोध हो, वहाँ पर संबंध कारक होता है, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। इसकी विभक्ति क्या है, कुछ बने शब्दों से मेरी, मेरे, अपना, अपने, उनका, उनके आदि, ये एक शब्द होते हैं विभक्ति से बने हुए। तो संबंध आप अच्छे से कर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, इसमें दिक्कत होती है, बाकी कारक में दिक्कत नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने अपनी पुस्तक, तो मैंने अपनी पुस्तक मतलब क्या, यहाँ पर संबंध कारक है। वह मेरा बड़ा भाई है, तो मेरा, मेरी, मेरा, ये सब संबंध दर्शा रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो संबंध कारक हो गया, ठीक है। वह बड़ा भाई है, वह बड़ा भाई है, तो कुछ वाक्य मतलब जैसे अगर आप मतलब एक वाक्य बना रहे हो, किसी को बता रहे हो कि मैंने पुस्तक लिखी, तो किसकी पुस्तक लिखी, तो अपनी पुस्तक लिखी, तो यहाँ पर क्या है, ये एक आप वाक्य जोड़ने का काम कर रहे हो, ठीक है। अधिकरण कारक देखो, अधिकरण संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। कैसे देखो, जैसे मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। मैं आता है, मैं पर ऊपर, मेज पर, पुस्तक मेज पर रखी है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये कारक कौन सा है, ये अधिकरण है। 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये अधिकरण कारक है। मेज पर रखी है पुस्तक, तो मैं पर ऊपर, ये सब क्या होता है, ये सब अधिकरण कारक होता है, अधिकरण कारक, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध, अब आधार देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है कि किस पर पुस्तक रखी, मेज पर, तो ये आधार हो गया, तो क्या हो, ये क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक कहते हैं। तो 2 मिनट में, 2 मिनट में आ रहा हूँ, पुस्तक मेज पर रखी है, तो ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, अधिकरण कारक है। संबोधन कारक बहुत सरल होता है, जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे देखो, हे प्रभु उसकी रक्षा करें। देखिए ये जो सेंटेंस होते हैं ये आपको बहुत जगह मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि इच्छार्थक वाक्य में मिलेंगे, तो वहाँ पर ऐसा होता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि सर यहाँ पर संबोधन कारक हो सकता है, इच्छार्थक वाचक हो सकता है, मतलब वाक्य के भेद होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जिस मतलब क्राइटेरिया से पूछे जा रहा होता है उसी से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि लिखा हो हे प्रभु उसकी रक्षा करें, तो इच्छार्थक वाक्य भी हो जाता है। तो अब वाक्य का भेद है, तो वाक्य का भेद उठा के यहाँ नहीं रखेंगे। अगर वाक्य का भेद पूछते हैं, ठीक है, तो वाक्य के भेद के ही सब सारे ऑप्शन होंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और अगर कारक पूछते हैं तो कारक के ही सारे ऑप्शन होंगे, अधिकरण कारक है कि संबोधन कारक है कि संप्रदान कारक है, इस टाइप से। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है किसी को। जैसे राकेश इधर आओ, राकेश इधर आओ, तो ये क्या है, संबोधन कारक है, ठीक है। तो ये आपके पूरे होते हैं कारक। बहुत सरल चैप्टर होता है, इसको आप 1-2 बार और देखेंगे, बाद में इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और है महत्वपूर्ण, तो इसको देखते हैं। जैसे रुचि है, पसंद है, ईर्ष्या है कि बात आती है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे मुझे खेलना पसंद है, तो मुझे खेलना पसंद है, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक होता है, ठीक है।
या ईर्ष्या का भावना अगर होती है किसी के प्रति, मुझे उससे ईर्ष्या है, तो यहाँ पर क्या होता है संप्रदान। ये जो बात लिखी हुई है इसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा तो आप समझाएंगे जो मतलब ये विभक्ति लगी नहीं रही है, तो ये एक अंडरस्टूड बात होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि रुचि, पसंद, ईर्ष्या, इसकी बात अगर आती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। ठीक है, जैसे घृणा के भाव को प्रकट करने वाले वाक्यों को अपादान कारक होगा। अब देखिए घृणा और ईर्ष्या में दोनों में अंतर होता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो बहुत अच्छे पद पर आ गया, तो आप उससे ईर्ष्या कर रहे हैं लेकिन घृणा नहीं कर रहे। घृणा करेंगे तो इसका मतलब दूर चले जाएंगे उससे, लेकिन आप दोस्ती भी निभा रहे हो और जल भी रहे हैं, है ना, मजबूरी है, क्योंकि आप नहीं बोल रहे तो वो सामने वाला बोल रहा है। लेकिन घृणा का भाव तब होता है जब आप बिल्कुल ही उससे अलग हो जाए। ठीक है, तो यहाँ अब अलग होने का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है, तो इसका मतलब अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं। निषेधता, घृणा, भय, अध्ययन के भाव के बीच क्या करते हैं? अपादान कारक होता है। अध्ययन के भाव को भी अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, विशेषण की उत्तमावस्था आ जाती है तो वहां पर अधिकरण कारक होता है। मैंने बताया था, अभी आपको पीछे ही बताया। ठीक, तो विशेषण की उत्तमावस्था, आगे कुछ नहीं है, आगे तो हो चुका था। विशेषण की उत्तमावस्था आ जाती है। अब देखिए निषेधता है, वहाँ मत जाओ, निषेधता मतलब मना करना, वहाँ पर अपादान कारक होता है, ध्यान रखेंगे। अगर अध्ययन कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, रामायण का अध्ययन कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर अपादान कारक होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। ये 4 जो लाइनें लिखी हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं वाक्य। ठीक है, तो ये कारक आपके समाप्त होते हैं। अब आप लोग बताइए, कहीं पर आपको किसी चीज़ को लेकर डाउट हुआ है तो भैया कमेंट बॉक्स खुला हुआ, कमेंट करके पूछें, उसको डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, या फिर वहीं पे डिस्कस कर लेंगे अगर वहीं छोटी मोटी बात होगी तो। चैनल पे जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर किया करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।